हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात पढ़ रहे हैं बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है और ये क्लास 10th हिंदी बी में पहला ही चैप्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से तो मैं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने इस पार्ट को ऑनलाइन क्लास में करा दिया था। फिर भी मुझे लगा कि इस एक्सप्लेनेशन को यूट्यूब पे भी मुझे डालना चाहिए, तो फिर मैंने ये वीडियो अब बनाया आपके लिए। ठीक है, तो जो भी कोई समस्या होगी ज़रूर बताएंगे। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 जो होगा, मतलब वो पार्ट 3 जो होगा वो समरी होगी, वो सारांश होगा, भावार्थ होगा, प्रतिपाद्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। जब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी में लम्ही गांव में हुआ। ठीक, इनके धनपत राय इनका एक नाम माना गया, नवाब राय इनका नाम माना गया और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। मैट्रिक का मतलब है टेंथ। टेंथ के बाद इन्होंने अध्यापन आगे मतलब टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, बीए किया। असहयोग आंदोलन में अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र देती है, रिजाइन कर दिया। जब महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ तो उस वक्त इन्होंने उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी नौकरी से त्याग कर दिया, क्योंकि उस वक्त पूरी जो राज व्यवस्था थी अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी शासन का बॉयकट करना था। तमाम रचनाएं हैं, रचना के आधार हैं, समाज सुधारक हैं, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, वर्ण व्यवस्था का मार्मिक चित्रण। लेकिन प्रस्तुत जो पाठ है इसमें सामान्य बड़े भाई और एक छोटे भाई की कहानी है, वो है। तो ठीक है ना। तो और भाषा है सजीव, मुहावरेदार और सरल, जबरदस्त मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आप ये चीज देखेंगे। और प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है और बड़े भाई साहब इनकी एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पाठ प्रवेश देखते हैं कि देखिए प्रस्तुत पाठ में क्या है कि एक बड़े भाई हैं और मतलब है तो वो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे एक छोटा भाई और है, इसीलिए उनको बड़े भाई कहा। ठीक है। अब बड़े भाई के ऊपर क्या होता है कि जब जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके ऊपर आदर्श होते हैं, माने उसको बहुत सोच समझ करके कुछ भी करना होता है। क्यों? क्योंकि ये उसको समझाया जाता है कि देखो तुमसे छोटे हैं, तुमसे वो क्या सीखेंगे। और इसी आदर्श की वजह से इन जो भाई साहब की जो बड़े ये जो भाई साहब हैं, इनके अपना जो बचपना है उसकी उसका समय निकलता जा रहा है, वो अपने बचपने को जी नहीं पा रहे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो लेखक है छोटे, ये लेखक के मतलब ये जो लेखक हैं खुद ही छोटे भाई हैं। ठीक है, तो अब आप इस चीज को ढंग से सुनेंगे, समझेंगे तो बड़ा आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, अच्छा लगेगा। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया। लेकिन तालीम माने शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, तो मैंने बहुत आराम से पढ़ना चाहते थे और बहुत समय दे करके। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। किस भवन की? जो शिक्षा, जैसे जो शिक्षा है उस भवन की बुनियाद, जो मतलब एजुकेशन रूपी जो भवन है उसकी जो बुनियाद है, बुनियाद का मतलब होता है नींव, उसको मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। ठीक है, कहते हैं ना बेस अच्छा होगा तो ऊपर सब कुछ अच्छा होगा, इमारत। तो ऐसे ही एजुकेशन के बारे में कहा जाता है, अगर बेसिक्स क्लियर है तो बहुत अच्छा आप आगे करेंगे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, ये थोड़ा व्यंग है कि मतलब वो कोई भी काम इतना इतना स्लो करते थे और अच्छे तरीके से करने की वजह से 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर नींव ही पुख्ता पुख्ता मीन्स मजबूत नहीं होगी तो मकान कैसे टिकाऊ और मजबूत बनेगा। यानी उन्होंने शिक्षा के तौर पर इस बात को कहा कि अगर इतना अशिक्षित बनना है और अगर वो ढंग से नहीं बने तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए जो भाई साहब हैं वो स्लो पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और 1 साल के काम को 2 साल या 3 साल में पूरा करते हैं। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबी मतलब उन पर पूरा नजर रखना, उनका ध्यान रखना और उन पर पूरी बातें करने का जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। उनका हुक्म माने उनका जो आदेश, जो बड़े भाई जो हमसे कह दें वो हमारे लिए कानून होगा। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। देखिए प्रश्न आता है कि बड़े भाई का चरित्र चित्रण करें, तो चरित्र चित्रण में आप ये आराम से बता सकते हैं कि वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। देखिए हाशिए का मतलब होता है किताब में जो वो कॉपीज में जो लाइन होती है ना, साइड में रेड कलर की जो कॉलम्स होते हैं या उन लाइनों पे हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाएगा। ये अक्सर हम आपस में हम लोग भी करते हैं ना, जब समय होता है कुछ भी ड्राइंग बनाना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ डेस्क पे ड्राइंग बनाने लगते हैं, कुछ भी लिखने लगते हैं। तो ये क्या है?
थोड़ा सा अलग हट करके, पढ़ने से अलग हट करके बातें हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े भाई साहब हरदम किताबें खोले पढ़ते बैठे रहते थे। अब वो पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, वो बात की बात है। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10 बार लिख देते थे, 10-20 बार लिख देते थे। ठीक है, वो आदत होती है ना, कुछ खाली बैठे तो ये लिख दिया, मतलब जय श्री राम ऐसे करके। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य, मतलब ऐसे शब्दों को लिखते थे जिसमें ना कोई फ्रीक्वेंसी है, ना कोई वाक्य है, ना कुछ है, पर फिर भी लिखा हुआ है। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, मसलन का मतलब एक बार, हालांकि एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, इबारत माने जो लिखी हुई, जो लेख होता है, इबारत माने होता है स्क्रिप्ट। इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, ये सब बातें लिखी हुई थी। अमीना का मतलब होता है वफादार भाई, तो भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, मतलब ये सारे शब्द लिखे हुए थे। अब इनके क्या मतलब है, छोटा भाई खुद नहीं समझ रहा। राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, बहुत कोशिश की, चेष्टा मतलब कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। और उनसे पूछने का साहस न हुआ। ये 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। मतलब छोटे भाई को लगा यार ये 9th क्लास में है, बड़े हैं, तो इनका क्या अर्थ होगा इन रचनाओं का, तो मेरे लिए तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। छोटे भाई अपने बारे में बता रहे हैं कि मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। ये लोग ना बाहर कहीं हॉस्टल बोर्डिंग में पढ़ते, हॉस्टल में पढ़ते थे, रहते थे बाहर, तो वहां पे पढ़ाई करते थे। वहां की बात है कि हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था, कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। तो कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देख करके प्राण सूख जाते। भाई साहब क्या ना, बड़े थे तो स्ट्रिक्ट थे छोटे भाई के लिए कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे ही वो पढ़े। उनका पहला सवाल ये होता था, जब वो कहीं बाहर से आते थे, कहाँ थे, ऐसे पूछते हैं ना, हम तो फोन पे भी बोलते हैं हम ही कहाँ हो। तो और ऐसे ही जब हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, तो ये कहाँ भाई, कहाँ से घूम के आ रहे हो, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, स्वाभाविक है, पूछा ही जाना चाहिए। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, शांत था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। वो बोल ही नहीं पाते थे डर की वजह से। मेरा मन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। वो जो चुप रहते थे ना, उससे वो एक्सेप्ट कर लेते, यस मुझसे गलती हुई है। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। ये देखिए व्यंग है, ये देखिए भाषा लिखने का तरीका। प्यार और रोष माने गुस्से में मिले हुए शब्द, जो मिक्स जो वर्ड्स हैं प्यार और गुस्से वाले, उनसे मेरा सत्कार करें, सम्मान करें, मेरा स्वागत करें। अब वो शुरू होते हैं यहां से। कौन? बड़े भाई साहब। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा, हर्फ का मतलब एक अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं। ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते अगर इतना आसान होता तो। अब देखिए बड़े भाई साहब की बातों में क्या निकलेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े भाई साहब शिक्षा मनो एजुकेशनल साइकोलॉजी पर उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम पर आघात किया है, एजुकेशन की कुछ खामियां बताने का प्रयास किया है अपने तरीके से। अब वो पूरी तरह सही है गलत है वो बात का विषय है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, मतलब रात दिन पढ़ना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है। खून जलाने का मतलब एकदम मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी की मतलब उनके ऊपर एक मार पड़ रही है कि अंग्रेजी की हमारे कितना पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंगा हो। घोंगा का मतलब बेवकूफ हो, मूर्ख हो। घोंगा एक वैसे एक जीव का नाम है, जीव जंतु का नाम है, ठीक है। शंखनुमा एक जंतु होता है, ठीक है। उसके मूर्ख बेवकूफ के तौर पर घोंगा शब्द बोला जाता है। तो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, मैं कितनी मेहनत करता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर, कसूर गलती, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। ये बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? बड़े भाई छोटे से बोलते हैं, तुमने कभी मुझे जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, मैं पास में नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे?
मतलब बड़े भाई फेल हो जाते हैं तो उसको वो ये कहते हैं कि मैं 2-2 3-3 साल एक ही दर्जे में रहता हूं और तुम कैसे आशा करते हो कि तुम एक बार में पास हो जाओगे, खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। बड़े भाई का कहना है छोटे भाई के प्रति, क्योंकि बड़े भाई अपने ही जो स्ट्रैटेजी, अपने जो पढ़ाई का स्टाइल है वो यही मानते हैं कि यही पढ़ना है, वैसे घंटों घंटों पढ़ते रहो, बैठे रहो, यही पढ़ना है। कुछ कमियां भी हैं, कुछ बातें भी हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रूप में क्यों बर्बाद करते हो, मतलब इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हो घर वालों का। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। छोटा भाई सोच रहा है कि मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया। लताड़ कौन सा है भाई साहब, उपदेश की कला में निपुण थे। भाई साहब जो है ना लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं। ऐसा हम अक्सर सोच लेते हैं जब हमें कोई समझा रहा होता है ना, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते हैं कि ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते हैं। सूक्ति बाण का मतलब ऐसे एकदम शब्द भेदी बाण जो हृदय में लगे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हिम्मत टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में नहीं पाता। वो मतलब जो बड़े भाई अपने बारे में बताते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, तो छोटा भाई कह रहा है कि मैं इतनी शक्ति अपने अंदर पाता ही नहीं हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है ही नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए निराश होकर कि जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते का नहीं है, बूते के बाहर है, बूते मतलब मेरे बस के बाहर है, मेरे मेरे क्षमता के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। मतलब मैं बिना पढ़े लिखे अनपढ़ रहना ठीक है, लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते थे, ये छोटे भाई का कहना है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। अच्छी बात, निराशा से हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, निराशा से बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहिए। और चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। छोटे भाई जो हैं वो एक चटपट फटाफट एक टाइम टेबल बना, हम लोग भी बड़े आसानी से बना लेते हैं जब एकदम निराश हो, यार अब करना है जोश के साथ, अब आज से स्टार्ट कर ही देना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू हो सकता है। पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो वो फटाफट से अब पढ़ाई करनी है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना लिया, टाइम टेबल स्ट्रक्चर हो गया। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। ठीक है, टाइम टेबल में खेलकूद के बारे में कुछ नहीं डाला जाता था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब मतलब मैथ, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर व्याकरण, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक का अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मतलब इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल पूरा पढ़ाई का। अगर ऐसे पढ़ ले तो फिर तो क्या बात, लेकिन मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मतलब उसका मतलब अवहेलना का मतलब उसकी बात नहीं मान सकते, वही टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, पहले दिन स्टार्ट हो जाता है। और ये होता है जब आप इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएंगे तो समस्या बनेगी। तो यहां पे उन बच्चों के लिए मैसेज दिया जा रहा है, इस कहानी में हिडन मैसेज है कि हमें बड़ा सोच समझ करके और एक बहुत फ्रेंड एक इस तरह का टाइम टेबल बनाना है जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करें। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। मुझे अनजाने और मतलब ऐसे एकदम कि मुझे वहां खेलने जाना ही है, वो खींच के ले जाती और वहां जाते ही मैं सब भूल जाता। वहां जानलेवा टाइम टेबल, अब देखिए यहां पे टाइम टेबल अब जानलेवा हो गया। वे आंख फोड़ पुस्तकें, वो पुस्तकें आंख फोड़ने वाली हो गई, किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। अब देखिए नसीहत और फजीहत का मतलब क्या होता है। नसीहत माने होता है सजेशन, एडवाइस, एंड फजीहत होता है माने किसी को इतनी बुरी तरह से डांटना, बेइज्जत करके डांटना। तो दोनों का अवसर भाई साहब को मिल जाता। छोटे भाई ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। छोटा भाई जो है बड़े भाई से डरता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। ऐसा उनका मतलब कि जैसे उन्होंने देखा और मैं भैया गया मेरे काम से। ये तो हम बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, घर से बाहर घूम रहे हैं डफर, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लापरवाहियों की तरह से, फिर घर में घुस रहे हैं बिना माता पिता की परमिशन, मतलब बिना बताए गए हैं, बिना बताए आए हैं।
तो ये क्या कर रहे हैं आप, समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती कि मतलब अब भाई ने कुछ कहा, बड़े भाई ने कहा, अब डांट पड़ेगी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। ये देखिए यहां पे इन्होंने बड़ी लंबी बात, बड़ी अच्छी बात कह दी कि जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मतलब इंसान की मृत्यु और जो भी समस्या का समय होता है उसमें भी इंसान जीने का प्रयास करता है और अपने साथ लोगों को रखने का प्रयास करता है। वर्तमान में हम यही कर रहे हैं ना, कोरोना काल चल रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छा अपने आप को कैसे रख सकें, हम जीवित कैसे रह सके। तो ये मोह और माया ही है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। मतलब छोटे भाई का कहना यह है कि मैं सब कुछ छोड़ सकता था लेकिन खेल कूद का तिरस्कार, मैंने अपमान नहीं कर सकता था। उसके लिए मैं फटकार भी सुन सकता हूं, डांट भी सुन सकता हूं। सालाना इम्तिहान हुआ, ठीक है, वार्षिक एग्जाम, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, एनुअल एग्जाम। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया। और दर्जे में प्रथम आया, दर्जा मतलब क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। ये देखिए मुहावरा यूज है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। आपकी वह घोर तपस्या, आड़े हाथों का मतलब होता है, आड़े हाथ लेने का मतलब होता है कि अब मतलब उसको जवाब देना, एक तरीके से रिटेलिएशन करना, ठीक है। अब तुमको बताऊं मैं क्या, है ना, इस तरह से। आपकी वह घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी रहा, अव्वल माने प्रथम रहा। लेकिन मैं इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, मतलब दिल से बहुत सिंपैथी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लज्जास्पद माने मतलब बहुत हास्यास्पद, मतलब खुद गिल्टी फील हुआ कि मैं उनका कैसे मजाक उड़ा सकता हूं। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। अब ये ध्यान देखना, छोटे भाई के जो करेक्टर में, जो छोटे भाई के माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज हुआ, उनको अपने ऊपर थोड़ा अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। स्वाभाविक सी बात है, भाई मैं कर सकता हूं। भाई साहब का ये वह रौब मुझ पर नहीं रहा, जो एक दबदबा था भाई साहब का छोटे भाई पर, वो कम हुआ। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। शरीक होने का मतलब शामिल होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, मैंने बताया ना बेइज्जत करने वाली तकरार, फजीहत मतलब बात बेइज्जती करना, तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मान लिया। खून जलाकर माने आपने इतनी जी तोड़ मेहनत करके क्या कर लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर है। देखिए हेकड़ी का मतलब ये जो एटीट्यूड है, इसको मैं बोल नहीं सकता था। छोटा भाई कह रहा है, मैं बड़े भाई के सामने ये सब कह नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो गया। माने उनके उस व्यवहार से जाहिर हो रहा था कि वो बड़े भाई के से ज्यादा अब डरते नहीं हैं। बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा था। भाई साहब ने इसे भाप लिया, जान लिया था कि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। बड़े भाई बड़े मतलब चालाक और क्लेवर थे, मतलब तीव्र बुद्धि के थे। उन्होंने समझ लिया था कि छोटा भाई अब थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इग्नोर किया उन्होंने। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली हो। अब भाई साहब को बोलने का मौका मिल गया और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अब देखिए शब्द दिमाग हो गया का मतलब अब अहंकार हो गया है। तुम अपने दिमाग को बहुत कुछ मानने लगे हो, तुमको घमंड हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। अब उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया यहाँ पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग संवाद है। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने रावण का उदाहरण दिया। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, तुमने क्या सीखा, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। देखिए ऐसा नहीं है कि बड़े भाई फेल होते हैं तो उनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि असल में पढ़ाई का मतलब क्या है, बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका मीनिंग समझो, उसको अपनी लाइफ में उतारो। रावण भूमंडल का स्वामी था, पूरी पृथ्वी का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार हुआ है। उस वक्त अंग्रेजी शासन बहुत बढ़ रहा था जिस वक्त ये कहानी लिखी है, मतलब जिस वक्त ये बड़े भाई पढ़ रहे थे। पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते क्योंकि संसार में अनेक राष्ट्र, काफी सारे राष्ट्र देश ऐसे हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, बिल्कुल स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था।
संसार के सभी महीप, संसार के सभी राजा, महीप का मतलब है राजा, उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। एक चुल्लू माने एक मतलब जैसे हाथ में बनाते हैं ना चुल्लू, एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। पूरे वंश का नष्ट हो गया। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, कुछ भी करे, कोई भी गलत काम करे, लेकिन अभिमान ना करे, इतराए नहीं। ये बड़े भाई ने बड़ा क्लियर समझाया उस बच्चे को, उस छोटे भाई को। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। मतलब मान लीजिए अहंकार किया और दीन दुनिया से गया, अपने धर्म से भी गया, अपनी दुनिया से भी गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। देखो शैतान मतलब डेविल, ये अलग अलग संप्रदायों में शैतान की बात हमेशा कही गई है। जैसे मतलब हिंदू संस्कृति में तो नहीं है, जैसे क्रिश्चियन में है, बाइबल में भी शैतान का है, डेविल का है, और इस्लाम में भी शैतान का है। वो क्या ईश्वर का अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता था और फिर बाद में गलत काम करने लगा। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। स्वर्ग जो मतलब ऐसी कहानियों में, पौराणिक कथाएं उनकी अपनी, उसमें बताया गया जब कि ईश्वर ने उनको वहां से हटा दिया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया। अब देखिए शाहिरूम कौन है? ये शाहिरूम रोम के राजा थे, किंग ऑफ रोम। इन्होंने भी अहंकार किया और भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, अभी क्लास पास की है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। सिर फिर गया मतलब घमंड हो गया है। तुम अपने मस्तिष्क को बहुत बहुत बुद्धिमान समझते हो अपने आप को। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। ये एक और मुहावरा, अंधे के हाथ बटेर में लग गया का मतलब तुक्का लग गया, अनजाने में आप पास हो गए। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, तो हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। अंधा चोट निशाना एक और मुहावरा, माने गलती से सही निशाना लग जाना। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। इस तरह से उन्होंने समझाया। देखिए बहुत क्लियर एंड स्पष्ट शब्दों में। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पसीना आ जाएगा। अब भाई साहब अपनी एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो फेल हो रहे हैं, मतलब उनके अनुसार, उस पर उन्होंने बड़ा क्लियर वो किया कि जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे, अलजबरा आप समझ रहे हैं मैथ का, ठीक है, ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मतलब है इन सब चीजों का। इंग्लिस्तान, हम भारतीय हैं, अंग्रेजी शासन को क्यों पढ़ रहे हैं? वर्तमान में भी तो कुछ ऐसा ही होता है कभी कभी। अब हालांकि एनपीई चेंज हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, सिलेबस भी चेंज होगा। 8 हेनरी हो गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ? अब हेनरी कौन है आप समझेंगे। जैसे होता है ना, हेनरी एक टाइटल है विदेश, अमेरिकन, ब्रिटिश, नॉट अमेरिकन। तो जैसे विलियम्स हैं, इस तरह से जो नाम है, इस तरह से। तो इन्होंने कहा कि कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट खत्म। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी, सिफर का मतलब होता है शून्य, जीरो भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, जेम्स बॉन्ड, जेम्स कैलिस, इस तरह से जेम्स जो वर्ड है इसका उन्होंने बताया कि दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम हुए, कौड़ियों चार्ल्स हुए, जैसे चार्ल्स वेबल्स। तो इस तरह से जिन्होंने जो कहा कि इन सबको याद हमें करना पड़ता है, कितना टफ है सीनियर क्लासेस में। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग मतलब अंधा दिखना बंद हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, माने इनके पास कोई नाम ही नहीं होते थे नए। कैसे? उन्होंने बताया कि एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाते रहते। ये यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली ये है नहीं है, मतलब कहने का मतलब कहते हैं ना कि जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, तो ये पंचम क्या है, इस तरह से ये मतलब इनके पास क्या पर्टिकुलर नेम नहीं हुआ करते थे कि जो दोयम, सोयम, चारुम, पंचम लगा लेते, द्वितीय, ठीक है। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। ये बड़े भाई साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से कमेंट किया एक अंग्रेजी शासन की व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर। और ज्योमेट्री तो बस खुदाई पना है, बस भगवान नहीं जाने कैसे होगा। अबजा की जगह अजब लिखते हैं, हम करते हैं ना एबीसी, जो ट्राइंगल बनाते हैं तो उसका अबजा की जगह अजब लिख देते, लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता, मुमतहीनों का मतलब परीक्षक, एग्जामिनर से नहीं पूछता कि आखिर अबजा और अजब में क्या फर्क है। मतलब देखिए अब ये शिक्षकों को भी इन्होंने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। अब एक अलग बात है कि वो क्या फर्क है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्या मतलब है इन सब चीजों का।
और व्यर्थ की बातों के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा क्या? बड़े भाई ने बहुत स्पष्ट तरीके से शिक्षा व्यवस्था को एक तरीके से क्या कहा है, उन्होंने आलोचना की है। क्या मतलब है इन सब चीजों को पढ़ने का? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। ये जो आपका उसमें चलता है ना, लाइन का जो कि ट्राइंगल बनेगा या 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक है। पूछिए इस प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, मेरी बला से मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ती हैं। माने हमें ये सब याद करना पड़ता है, ये सब फालतू की बातें याद करनी पड़ती हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। मतलब ये अब बड़े भाई अपने आगे की बात बता रहे हैं कि कहा कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। मतलब समय की पाबंदी पर, समय को कैसे आप अच्छा यूज कर सकते हैं उस पर एक टाइम पर एक निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरासी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें, ये बड़े भाई का प्रश्न है कि जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत ही क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं, समय बर्बादी कहता हूं। यह तो समय बेवकूफी भी है हिमाकत का अर्थ। यह तो समय की किफायत नहीं, समय की बचत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, अपना रास्ता पकड़े, फटाफट जो बात कहे और अपनी रास्ता ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप में आकार के, माने पूरी तरीके से लिखे होने चाहिए। यही तो हम परीक्षा में करते हैं ना कि एग्जैक्टली आंसर नहीं लिखा है काट देते हैं टीचर। तो ये बात उस वक्त भी बड़े भाई साहब के पर अप्लाई हो रही थी और बड़े भाई साहब इस चीज को फेस करते थे। हालांकि अब तो बहुत अच्छा बदलाव भी है और हो भी रहा है। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, माने संक्षेप में लिखने का मतलब 4 पन्ने। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखे तो 4 पन्ने से कम ना हो, ठीक। संक्षेप में तो 4 पन्ने, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवा लेते। भाई साहब बड़े नाराज हैं। तेज भी दौड़िए और धीरे भी हैं, है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज कहां, इतना शिष्टाचार कहां कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला, मतलब छोटे भाई को बोले ना कि मेरे दर्जे में आओगे ना लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब आप देखिए कितना भयंकर चित्रांकन उन्होंने शिक्षकों का किया है, कितनी शिक्षा का किया, एजुकेशन सिस्टम का किया है। तो आगे देखते हैं। तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है, इस दुनिया का अनुभव मुझे तुमसे ज्यादा है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, माने अपने अपने हृदय में लगाइए, नहीं तो पछताइएगा, आपको लास्ट में फिर बहुत पछतावा होगा। स्कूल का समय निकटता नहीं, ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। माने छोटे भाई को सिर्फ लेक्चर लग रहा है, फुल लेक्चर। अभी भी उसके दिमाग में यह था कि ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, बिल्कुल टेस्टलेस लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, मतलब ये पास हो, अब उसको ऐसा लग रहा है कि पास हुआ हूं तब मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते, मार दिया ही जाता। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, माने भयंकर जो पूरी कहानी बताई है, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, ये ताज्जुब है, ये बहुत बड़ी बात है। छोटा भाई कह रहा है कि मैं इतना सब सुनने के बाद स्कूल से भागा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पे भी पुस्तकों में मेरी अरुचि जो कि त्यों बनी रही। मतलब इतना मेरा अपमान हुआ, इतने मुझे बेइज्जती की गई, इतना मुझे समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो इंटरेस्ट था पढ़ाई को लेकर के, पुस्तकों को लेकर के, वो यूं का त्यों बना रहा। इंटरेस्ट मेरा नहीं बिल्कुल पैदा हो पाया। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था मैं, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए, जैसे जितना काम मिलता है ना स्कूल से उतना हो जाए। क्यों? क्योंकि दर्जे में जलील ना होना पड़े, बेइज्जत ना होना पड़े बच्चों के सामने।
अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। जो विश्वास इनको पैदा हुआ था कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, वो फिर गायब कर दिया, फिर वो गायब हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा, फिर मैं चोरों की तरह से रहने लगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे पार्ट पूरा होता है। ठीक है, बहुत मैंने हर शब्द का अर्थ बताने का प्रयास किया जो इंपॉर्टेंट लगा है। ठीक है, बाकी का कुछ भी होगा आप मुझे जरूर